मजेदार मूड है, त्योहारी सीजन है और आज तो लग रहा है कि बाजार भी त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे तैयार। बिल्कुल दीप, और गणेशोत्सव से जुड़ी हुई बाजार के लिए एक खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ। अरे वाह। हाँ, बस बिल्कुल ट्रिगर्स देखने के बाद, लेकिन कहते हैं ना कि मंगल मूर्ति उनका नाम इसीलिए कि वो कुछ न कुछ मंगल करते हैं। करेक्ट। और जो शुभ काम की तैयारी हो, गणेशोत्सव से बढ़िया कोई समय हो नहीं सकता। तो आइए आज की शुभ शुरुआत करें और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूं जिसको सुनकर आपके मन में थोड़ा उत्साह, उमंग, खुशी आएगी। तो उसके लिए पहले आइए एक बार देख लेते हैं आज के ट्रिगर्स और उसके बाद चलेंगे आगे। आज के ट्रिगर्स में अमेरिकी बाजार में हल्की फुल्की कमजोरी रही, बिल्कुल उतनी ही जितनी की हमें उम्मीद, डर, आशंका या अंदाजा था। कल दोपहर 3:30 बजे उम्मीद के मुताबिक बंद हुए अमेरिकी बाजार। SGX निफ्टी मजबूती के साथ धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाता हुआ नजर आ रहा है। कच्चा तेल एक चिंता की बात है, आज के लिए $105 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बड़ा उछाल आता हुआ दिखा है। और एक और सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं वो कि सस्ते चाइनीज़ फ़ोन पर फिलहाल बैन लगाने नहीं जाने, तो जो इक्विपमेंट बनाकर इन्हें बेचने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए थोड़ी राहत की बात, इसे आप मानकर चल सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ट्रिगर्स तो है इंपॉर्टेंट बाजार के लिए, इन पर चर्चा भी होगी, बाजार के मूड माहौल की रोज की तरह बात करेंगे। पर ये जो आपने अभी कहा कि आज त्योहार के दिन कुछ स्पेशल आप लेकर आए, जरा इसके बारे में बताइए सर। कल आप मिस करेंगे मिड वीक ट्रेडिंग सेशन को। तो मिड वीक ट्रेडिंग सेशन बता दूं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि कल गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में बाजार बंद रहेंगे। लेकिन एक आपको पिछले 12 साल की बहुत बढ़िया रिसर्च बताता हूँ। 12 साल की? पिछले 12 साल की। पिछले 12 साल में कम वैश लगभग जहाँ तक मेरी याददाश्त मुझे सहयोग करती है, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि गणेशोत्सव के एक दिन पहले, यानी कि आज का दिन, कल छुट्टी है, बिल्कुल, आज का दिन जहां बाजार बंद हुआ हो वहां से लेके गणेश विसर्जन तक, अनंत चतुर्दशी जिसे हम कहते हैं, चतुर्दशी के दिन हम गणेश जी को विदा करते हैं, बप्पा को विदा करते हैं, तब तक बाजार एक भी नेगेटिव बंद नहीं हुआ, एक भी बार। वाओ। इस पीरियड में 12 साल, यहाँ से वहां तक। हाँ, 12 साल में ये 10 दिनों का जो समय है इसमें बाजार पॉजिटिव रहते हैं। ये तो बहुत बढ़िया। और मिनिमम 1% की बढ़त है और मैक्सिमम 3% के आसपास की बढ़त हुई है। जबरदस्त। तो मतलब 1 से 3% की बढ़त है। फिर जब पिछले 12 सालों का ये ट्रैक रिकॉर्ड है तो हम इस बार ऐसा क्यों माने कि इस बार ऐसा गणेशोत्सव में नहीं होगा। सो उम्मीद करते हैं बप्पा आ रहे हैं तो दुनिया भर में जो संकट है, समस्याएं हैं, कहीं महंगाई की चिंताएं, कहीं खाने पीने की चीज़ों की चिंताएं, कहीं करेंसी की चिंताएं, कहीं युद्ध हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिले, शांति हो, कुछ अच्छे मंगल कार्य हो, देश दुनिया के लिए कुछ अच्छा हो, ये उम्मीद कर सकते हैं। बाजार के लिए तो मुझे पूरी उम्मीद नहीं, भरोसा है कि अगले 10 दिन बाजार आपके लिए बेहतर रहने चाहिए। ये तो बहुत अच्छे नोट पर आप शुरुआत कर रहे हैं त्योहार के दिन और मार्केट और ये टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है। एक आध बार अच्छा ऐसा तो है नहीं कि गणेशोत्सव डेट्स के हिसाब से हर साल वही डेट पर आए। एग्जैक्टली। हर साल डेट्स अलग होती है, लेकिन ये समय अगर आप देखें, ये एक ऑस्पिशियस समय है, ये मतलब शुभ समय है। तो पिछले 12 साल की रिसर्च तो यही कहती है। बिल्कुल। तो चलिए अच्छी बात है और अच्छी नोट पर सबसे बड़ी चीज ये ना दीप, हम ना गिरे उतना ही काफी है ना। 1 से 3% बढ़ने की है, मिनिमम 1% है, मैक्सिमम 3%, ना गिरे तो उतना भी बहुत है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। बिल्कुल राइट। अभी जो माहौल है उसमें तो गिरना ना वो वही बड़ी बात है। इनफैक्ट इस पर मेरा एक सवाल भी आपसे, वो मैं पूछता हूँ एक बार, क्योंकि थोड़ा ग्लोबल फैक्टर्स आजकल ज्यादा डोमिनेटिंग हो गए हैं, वहीं पर रखते हैं नजर। इतना खराब नहीं रहे कल अमेरिकी बाजार, जैसे आपने कहा अनुमान मुताबिक गिरकर बंद हुए, बट एक दो फैक्टर्स हैं जो अभी भी चिंताजनक दिख रहे हैं बाजार। हमारे लिए तो चिंता एक ही चीज की है दीप, और वो है कच्चे तेल की, जो $105 के आसपास आया है। मुझे कच्चा तेल, और अगर आप ऐसे देखें तो 93 से 105 हुआ है। राइट। 92-93 नीचे हमने देखा था, 93 देखा था, 105, 106, तो ये अच्छे संकेत नहीं है हमारे लिए। और इस संकेत में कुछ बड़े संकेत पढ़ने की जरूरत है। जी सर। जो एनर्जी प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रही है, आप सोचिए क्यों कच्चा तेल नीचे टिक नहीं रहा है, वापस ऊपर आ जाता है बार बार भाग के, जबकि इस बार तो ऐसा लग रहा था कि फंडामेंटल रीजन से कच्चा तेल गया है। देखिए कच्चे तेल में 2 चीजें हो रही है दीप। पहली चीज ये है, गिरता इस वजह से कि आर्थिक मंदी का खतरा है, स्लोडाउन का खतरा है, डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो जाहिर सी बात है कि कच्चे तेल की कीमतें गिरनी चाहिए। दूसरी तरफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट और एनर्जी की प्राइसेस इस तरह से ग्लोबली बढ़ रहा है, वो बड़ी चिंता की बात है। और इस पर मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। अगले 3-4 महीने दुनिया के कई देशों के लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण होंगे, इस लिहाज से कि उनकी एग्जिस्टेंस के लिहाज से कि क्या वो सर्वाइव कर पाते हैं।
अब आप सोचेंगे कि खाली गैस के दाम बढ़ जाएं, लाइफ टाइम हाई पर पहुंच जाएं, या कच्चे तेल के दाम 105, 110, 120 डॉलर हो जाए तो क्या देश बर्बाद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, टूट जाएंगे? इसका जवाब है कुछ हद तक हाँ। हाँ क्या बात कर हाँ, रीजन ये दीप कि आप देखिए हो क्या रहा है, और स्पेशली यूरोप में, और स्पेशली यूरोप में जो छोटे देश हैं इनमें जी। अब आप समझिए यूरोप के कई सारे देश ऐसे हैं जो मुंबई जितने बड़े भी नहीं। यस, करेक्ट। पॉपुलेशन के लिहाज से भी, ज्योग्राफी के लिहाज से भी, बिल्कुल करेक्ट। अब उनके पास एक या दो पानी के सोर्सेज हैं जिन्हें आप तालाब कह दें, झील कह दें, कुछ कह दें, और उनसे उनकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इस वक्त यूरोप में कई सारे ऐसे पुराने मतलब जो वाटर बॉडीज हैं जिनके पानी के लेवल लोएस्ट लेवल पर आ गए। यस सर। जिंदगी में पानी की कमी क्या होती है, ये यूरोप के कई सारे देश पहली बार महसूस कर रहे हैं। करेक्ट सर। ब्रिटेन ने हाल ही में ये पहली बार महसूस किया कि एसी क्या होता है, पंखा क्या होता है। करेक्ट, बिल्कुल, ये पहली बार महसूस किया। तो ये ऐसी चीज़ें वो महसूस करें उस समय ना, जब वो आज से 20, 25, 30 साल पहले जब वो हिंदुस्तान में तस्वीरें देखते थे कि गांव में हमारी महिलाएं सर पर 2 मटके रखकर, हाथ में एक लेकर, बाल्टी लेकर, और 5-5, 10-10 किलोमीटर पानी भरने के लिए जा रहे, और उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुबह उठते बड़ा काम यही होता था कि आज के लिए पानी की व्यवस्था कैसे करनी, और वो लोग हंसते थे। आज वो सिचुएशन यूरोप में आ रही है, उन्हें पहली बार ये समझ में आएगा। और दूसरा क्या कि हमारे यहाँ तो चलिए मुंबई के आसपास 10 झील है, एक झील में कम हुआ, दूसरी झील से आ गया, इधर से उधर आ गया, इतना बड़ा देश है, आपके वाटर रिसोर्सेज इधर से उधर आ जाते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं। लेकिन जो छोटे देश हैं वो कहाँ से लाएंगे? दूसरी बात है, उनके खुद पड़ोस के देश में अगर पानी की है तो उनकी खुद की रिक्वायरमेंट है। सो आई थिंक ये जो चीज़ें हो रही ना, ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से चीज़ें बदल रही है, ये आगे चलते हुए बड़ी मुश्किल कर सकती है। और ऐसे में एनर्जी प्राइसेस जो इतनी, या तो आप ऐसा है कि चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो दिक्कत है। आज खाने पीने की चीज़ों के दाम फिर से क्यों बढ़ रहे हैं ग्लोबली, ये यही वजह है। दूसरी चीज़, क्योंकि जो देश इंपोर्ट करते हैं उन्हें करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, करेक्ट। और मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में हिंदुस्तान के लिए बड़े मौके हैं वर्ल्ड लीडर बनने के, क्योंकि हम फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं, हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। ये चीज़ हमने कोविड के वक्त भी की, वैक्सीन पूरी दुनिया में देकर, ये हमारे लिए लीडरशिप का एक मौका बन सकता है। ऐसा नहीं कि हम दूसरों के क्राइसिस में हम कोई मौके उस तरह से देख रहे हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने का भी तो मौका। अगर मैं आपकी मदद करना चाहूँ और आपको जरूरत ही नहीं तो क्या करेंगे? एग्जैक्टली, राइट। सो भले मेरा इंटेंशन है, लेकिन आपको भी तो जरूरत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये बड़ी चीजें हो रही, लेकिन इन सब के बीच में मुझे लगता है अगले 3-4 महीने ये बड़े मुश्किल भरे रहेंगे अगर एनर्जी प्राइसेस इस तरह की रही। कोई आज एक चीज है, हम $105 का क्रूड, $110 का क्रूड सहन कर रहे हैं, 150 हो जाए तो प्रॉब्लम तो है, हमारी भी तो प्रॉब्लम है ना। हमारी प्रॉब्लम है तो अगर जो देश गैस के दाम पर लाइफ टाइम हाई पर जो चल रहे हैं वो कब तक अफोर्ड कर सकते हैं? सो आई थिंक ये अगर दिसंबर जनवरी तक चल गया तो मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये विंटर सीजन यूरोप के लिए निकालना मुश्किल हो सकता है। सो आई थिंक एनर्जी प्राइसेस ग्लोबली कम आने बहुत ज़रूरी है। सो अगर आगे चलते हुए कोई चीज़ दुनिया भर के बाजारों का मूड बिगाड़ सकती है, खराब कर सकती है, तो एनर्जी प्राइस। ये यूएस की ब्याज दरों की बढ़ोतरी, महंगाई, इन सब से नहीं होगा, क्योंकि आप सारी चीज़ों को कम करके महंगाई ले आओ, ब्याज दरें बढ़ा दो, लेकिन पानी की कीमतें, खाने पीने की चीज़ें की कीमतें अगर आपकी नहीं घटी जिसकी डिमांड है तो क्या करोगे? कहाँ से इन्फ्लेशन नीचे लेके आओगे? सो ये एक बड़ा क्लासिकल स्टडी वाली चीज हो सकती है। मैं डराने वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने सुबह सुबह ये पॉइंट दिया तो यहाँ से बात निकली है। सो आई थिंक अगले कुछ हफ्तों में ये बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी के दाम, गैसेस के दाम, क्रूड के दाम नीचे आना बहुत ज़रूरी है। और आई एम श्योर इस बात को गल्फ कंट्रीज भी समझेगी, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली है ना, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं अगर वहाँ पे 12 घर हैं और 12 में से 8 या 10 घरों में मातम है तो आप 2 घर मिलकर डांस नहीं कर सकते। करेक्ट। तो ये सबको समझना पड़ेगा कि क्या लेवल सही है इससे पहले कि 2-4 देश उड़ जाए, बैंकरप्ट हो जाए। करेक्ट। तो आई थिंक अगले 3-4 महीने ग्लोबली बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे, मजा आएगा देखने का। बिल्कुल। यूरोप की परेशानी इस समय, यूरोप की परेशानी ज़्यादा है, यूरोप की ज़्यादा है। यूरोप में पता नहीं है मतलब कैसे ये निपटेंगे इस चीज़ों को। हाईएस्ट लेवल पर कूटनीतिक सॉल्यूशन निकालने बहुत ज़रूरी है। अब आजकल जो है ना वो युद्ध वैसे तो होने ही बंद ही हो जाएंगे धीरे धीरे। ये मेरे ख्याल से ये शायद भगवान ऐसा ही करे, ये आखिरी युद्ध था जो हमने देखा। राइट। इसके बाद सारे युद्ध आर्थिक मोर्चे पे लड़ जाएंगे। मतलब वैसा है कि आप फाइनेंशियल सिस्टम को खराब कर दो, अपने आप जीत जाएंगे। बिल्कुल।
तो चलिए एक चिंता का विषय जरूर है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो गए ना, आप देखिए आपके आसपास कई सारे ऐसे देश हैं जिनको आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, अब आज वो बिके हुए हैं या बिकने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बड़ा आसान काम है कि आप उनका मतलब उस तरह से उनको घुटनों पे ले आओ कि आपके पास पैसे नहीं, क्या करेंगे। सो अल्टीमेटली आप इनडायरेक्टली गुलाम हो गए। राइट, वो वाली सिचुएशन हो रही है, वही वाली हो रही है। ठीक है, चलिए एक वो चिंता का विषय पर हमारे बाजार पर आपसे व्यू लेना था, जो आप कह भी रहे थे वैसे अच्छा पीरियड बाजार के लिए शुरू हो रहा है। कल का अगर आप एक्शन देखें, अगर आप 1000 पॉइंट डाउ पर गिर कर आ रहे हैं, 300 पॉइंट आपके डाउ फ्यूचर्स नीचे दिख रहे हैं, एशिया नीचे दिख रहा है, उसके बाद जो शुरुआत हुई और पहले 15 मिनट में जो बाजार की रिकवरी हो गई, उस हिसाब से देखें तो कल हमारे बाजार का एक्शन बिल्कुल भी उतना खराब नहीं था जितना ग्लोबल मूड माहौल लग रहा था फेड के कमेंट्स को देखकर। होगा भी नहीं। देखिए एक सिंपल सी चीज, अपने बाजार में एक ही फॉर्मूले पे चलना है जी। जब भी पैनिक वाली कहीं भी सिचुएशन दिखे, अनएक्सपेक्टेड तेज बिक वाली, और वो होगी तो ग्लोबल से होगी। हमारे अपने रीजन से तो हम कभी इतने गिरेंगे ही नहीं। राइट, ये तो हमारे यहाँ सिचुएशन ही, मतलब कोई आउट ऑफ सिलेबस कोई ऐसी खबर आ जाए जो तो मुझे आपको नहीं पता, वो तो खैर ईश्वर की इच्छा है। बाकी ग्लोबल फॉल में आप देखो एक चीज फॉर्मूला समझ लो जी, जिस दिन ग्लोबल मार्केट की वजह से तेज गिरना है, उस दिन कोई न कोई हिंदुस्तान में जो 5-15 साल की स्टोरी लेके सोच के बैठा है, वो इन्वेस्टर पैसा लगाने को तैयार है। अब वो कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई लॉन्ग ओनली FI फंड्स हो सकते हैं, कोई आपके जैसे हमारे जैसे देश भर में बाकी हमारे दर्शकों जैसे रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हैं जो सीधा शेयर खरीदेंगे या म्यूचुअल फंड बना लेंगे। राइट। सो अपना फॉर्मूला सिंपल है, ये मार्केट अब आपको कैसे ट्रेड करना है इन सारी ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच में जिसका हमने जिक्र किया। जब भी किसी तरह की कोई तेज गिरावट हो उस समय लेना है। अच्छा। और जब भी वापस से मूड माहौल बहुत अच्छा होते हुए दिखे तब आपको देना है। ये हो गई, और आप 5% नीचे 5% ऊपर की रेंज पकड़ के चल लो मार्केट में। राइट। और इस रेंज को 10% की रेंज को आपको ट्रेड करना है। अब 10% की रेंज मतलब ये हो गया 5% नीचे 800 पॉइंट, 800-900 पॉइंट ऊपर, यानी ऊपर में 18,000 हो गया, नीचे में वर्स्ट केस सिनेरियो में 16,500 16,600 हो गया। राइट। उससे पहले अगर आपको रेंज छोटी करनी है तो फिर आप 17,000 17,800 कर लोगे। करेक्ट। ये इस तरह की रेंज को लेके चल रहा है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओ, अब जैसा आज भी है, अगर आप बहुत भाग गए करके 17,500 आ जाता है, दे देना है, थैंक यू, हो गया। हाँ, 17,150 आएगा, डरना ही नहीं है, लेना है ना। वो उस मेंटेलिटी से लेंगे। सेम चीज बैंक निफ्टी के लिए, गिरेगा यहां से तो अब लेना है। राइट। टुकड़ों टुकड़ों में, बढ़ेगा टुकड़ों टुकड़ों में देना है। तो ऐसे गिरते हुए मार्केट में डरना नहीं है, और बढ़ते हुए मार्केट में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं रहा। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक तेजी मंदी हो सकती है, हम इंडेक्स की बात करें, ये चीज रहने वाली है और इसी में हम ट्रेड करेंगे। अच्छा, एक सिंपल है। ठीक है। सो आई डोंट थिंक हमें कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात, मुझे एक ही चीज दी, मेरे लिए कोई चिंता नहीं है ग्लोबल में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एक लिमिट से ज्यादा कि अमेरिका में क्या होता है, यूके में क्या होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ये इक्विटी फ्लोज, ये वो ब्रॉडर मार्केट, मेरे लिए कच्चा तेल ही है इंपॉर्टेंट। कच्चा तेल नीचे रहेगा ना, कोई टेंशन, अपने कोई टेंशन नहीं, अपने को पैसे उसी के चुकाने हैं। एग्जैक्टली। बाहर से खरीदने की मजबूरी वही है। exactly. आज क्यों गवर्नमेंट इतना, कल मैं एक फंक्शन में था जहाँ पे दीपक पारेख साहब थे, राशि बिरला जी थी, नादिर गोदरेज साहब थे। दीपक पारेख साहब ने ये चीज़ को बहुत स्ट्रांगली कहा। उन्होंने कहा कि देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, चूंकि हम कच्चे तेल पे जो हमें चाहिए, जितना चाहिए, वो हम कोशिश करके भी उतना नहीं निकाल पाए अब तक। सो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस करें, उसके लिए हर तरीके से फोकस। आज देखिए मुंबई में बेस्ट की बसेस जितनी भी नहीं आ रही, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, आपको पता भी नहीं होगा। अब जो नई बिल्डिंग्स आ रही हैं, जिन्हें BMC परमिशन देती है कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आपको वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल से चार्जिंग स्टेशन बेसमेंट में लगाना जरूरी है। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं हमारे लिए, वो बहुत आगे तक लेके जाएंगे। सो आई थिंक, लेकिन ये प्रोसेस है 3 साल की। करेक्ट सर, वो आज का आज नहीं होने वाला है। बट अगर एक कच्चा तेल नीचे आ गया ना, तो मुझे फिर दुनिया में किसी चीज की बहुत चिंता है नहीं। राइट। वो आ जाए, ये टेंशन का काम है बस। कराइए सर, थोड़ा तेल का दाम भी नीचे कराइए। तेल ही हमारा तेल निकाल सकता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। 121 रुपए पर लीटर देना पड़ता है। हाँ, वो भारी पड़ता है। चलिए, तो तेल की चिंता है, बट अदरवाइज हमारे बाजार ठीक दिख रहे हैं। बाजार में भी कोई एक स्पेस या कुछ सेक्टर्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं? हाँ, बिल्कुल है। एक सेक्टर जो स्पेसिफिकली देखिए, बैंक्स हमारे लिए अब भी पॉजिटिव है। बायोनिफ्स जब भी खरीदना है, बैंक खरीदने हैं। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक्स के ना स्ट्रक्चरली बैंक्स के लिए बहुत चीजें बढ़िया हो रही है। एक
पहले भी हमने एक रिसर्च करके दिया था कि बढ़ती हुई ब्याज दरों के वक्त बैंक के प्रॉफिट बढ़ते हैं, घटते नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट पे धीरे धीरे बढ़ाते हैं और वो मार्जिन एक्सपेंशन होता है, वो टाइम चल रहा है बैंक्स का। दूसरा, क्रेडिट ग्रोथ जबरदस्त है। तीसरा, पिछले 10 साल के एनपीए साइकिल में सबसे लोएस्ट एनपीए, इनफैक्ट अब एनपीए कम हो रहे हैं, रिकवरी ज्यादा हो रही है। राइट, करेक्ट। सो आप बैंकों की बैलेंस शीट इस वक्त बहुत मजबूत हो रही है कंपैरेटिवली, और वैल्यूएशंस अच्छे हैं बैंक्स, और स्पेशली मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी, क्योंकि क्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है नहीं, मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, और स्पेशली माफ़ कीजिएगा, पब्लिक सेक्टर पे तो आपने पहले भी कहा है कि भरोसा थोड़ा ज्यादा बन रहा था। इनफैक्ट मुझे याद है बैंक ऑफ बरोडा एक सुपर हिट कॉल रही थी, कैनरा बैंक पर एक सुपर हिट कॉल आई थी, तो वैल्यूएशंस के लिहाज से पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक सेक्टर है दीप जी, जो जिसका जिक्र थोड़ा मैं कर चुका हूँ, लेकिन अब आज स्ट्रांगली करना चाहता हूँ जी। सीमेंट। सीमेंट, सीमेंट में तेजी है, और अब से लेके बजट तक सीमेंट एक सेक्टर है जिस पे फोकस करिए। सीमेंट पे फोकस करिए। सीमेंट लेना ही, हर गिरावट में सीमेंट लेना। जैसे आपने कैसा था, बैंक बाय ऑन डिप्स है, बैंक बाय ऑन डिप्स से लेना ही लेना है, ठीक है। करेक्ट। बैंक ऑटो, बैंक ऑटो, बैंक ऑटो, करेक्ट। बहुत रट्टा मारा, आज देखो बैंक और ऑटो कहाँ पर आ गए, और दो सबसे ऑटो सीमेंट। सीमेंट में आपको जो समझ में आया, एसीसी अंबुजा जिसको अच्छा लगता है वो ले, किसी को इंडिया सीमेंट अच्छा लगता है वो ले, अल्ट्राटेक ग्रासिम ले, जो आपको चीज समझ में आती है, किसी को छोटे मोटे और जो समझ में आते वो ले। लेकिन सीमेंट सेक्टर है जिसको अपने को पॉजिटिव लेकर चलना है। एक, ये बजट तक की कहानी बता रहा हूँ। नंबर 2, फर्टिलाइजर केमिकल, ये दो सेक्टर, मतलब फर्टिलाइजर केमिकल को मैं जनरली एक मानता हूँ, आप एक माने, दो माने, जो भी मान ले जैसा मानना है, ये दूसरा सेक्टर है ओके जो लेना है। ये दो चीजों पे पक्का फोकस कर लीजिए। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, सीमेंट एक तरफ है, फर्टिलाइजर एक तरफ। हाँ, ऐसे रिलेशन नहीं है, बट हाँ, बाजार का एक तरफ डिमांड है सेक्टर के फंडामेंटल से, दूसरा बजट के पहले की चीजें हैं। और अब देखिए, सबको ये पता है कि अगर 25 साल आगे की हम बात कर रहे हैं तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के होने वाला है नहीं, और वो चीज़ें होनी है। सो आई थिंक, और दूसरा ये कि ग्लोबली जिस तरह के मूड माहौल में हम हैं, केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए गजब के मौके। दूसरा ये स्टॉक आपके सामने चंबल देखिए, पिछले 6-8 साल को एक बार फिर से रिसर्च करवाइए। हमने किया था कि पिछले 6 साल में, 6 साल था या 12 साल था, नहीं लंबा था, 12 साल था। आप सोचिए 12 साल में बजट के पहले के 6 महीनों में चंबल ने कभी नेगेटिव रिटर्न दिया ही नहीं दिया है। मार्केट कैसा भी रहा हो, ये नो ब्रेनर है स्टॉक्स। करेक्ट, ये आते हैं फोकस, ये आते हैं। और उसके ऊपर से अमोनिया की जो सप्लाई कंस्टेंट है, प्राइसेस जो बढ़ रही है, मतलब इसमें क्या सोच रहे हैं आपको, है ना। अब आपको ये लगेगा आज और कल 10% बढ़ जाए, भाई ये 10% आपको बजट तक देगा, लेकिन मुझे बताओ 6 महीने में, 5 महीने में 10% कौन सा बुरा है? बहुत बढ़िया सर। हाँ, वो फील आपकी आनी चाहिए। हाँ। मतलब बहुत सारे लोग जैसे स्टॉक इसलिए खरीदते हैं कि हफ्ते 10 दिन में 10% बढ़ जाए, 1-2 दिन में 2-4%, 5% बढ़ जाए। अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए, करिए जो करे। मुझे बताइए, आप अपने आप से जवाब दीजिए, और एक काम करिए, जवाब में आप अपने आप को मत दीजिए, मुझे जवाब दीजिए, मुझे ट्वीट करिए। मैं आप सभी दर्शकों को कहता हूँ, मुझे ट्वीट करके मुझे एक चीज बताइए, आपने कोई एक ऐसा शेयर कभी खरीदा है जिसको ये आपने सोच के खरीदा कि ये मैं कम से कम 10 या 15 साल रखूंगा और इसको मुझे 5 गुना, 10 गुना या 15 गुना होने के पहले नहीं बेचना है? ये थॉट प्रोसेस किस किस की हमारे दर्शकों की मैं जानना चाहता हूँ। आप मुझे ट्वीट करके बताइए, और ऑनेस्टली बताना, ऐसा मतलब है दिखाने के लिए नहीं कि अनिल जी को इंप्रेस करने के लिए या बाकी जो लोग ट्वीट पढ़ेंगे उनको इंप्रेस करने के लिए। एक्चुअली करिए, और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अगर कोई ऐसा कर रहा है। ज्यादा लोग नहीं है, थोड़े लोग हैं, लेकिन कभी तो सोचो ऐसा। करेक्ट, कि कोई एक स्टॉक में 10 साल के ले लूं, 15 साल के ले लूं, 5 गुना 10 गुना करके बेचूं, 15 गुना करके बेचूं। 5-10% में उलझे रहेंगे तो कब तक, मतलब वेल्थ कैसे बनेगी? पैसे तो बन जाएंगे, वेल्थ कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। बड़ा पैसा तो ये छोटे मोटे के लिए थोड़ी आपको मार्केट में आना है, एग्जैक्टली बड़े के लिए आना है। बड़े के लिए बड़ा तब बनेगा जब पहले सोच बड़ी बनेगी। पहले सोच तो बड़ी करो, वहीं पे तो है ना। सोच हमारी बड़ी नहीं है, हमें 10 गुना करना ही, ये सोच थॉट प्रोसेस नहीं है, तो 10 गुना होगा कैसे? एग्जैक्टली। ये तो फिर क्या है कि पिताजी ने शेयर दिए, आपको पता ही नहीं था, आए हुए डीमेट में पड़े रह गए अटैची में, बाद में दिवाली की सफे में किसी दिन निकल ओह सर्टिफिकेट पड़े, ओह इसका भाव तो ये हो गया, 10 रुपए का तो अलॉटमेंट का लगाओ तो 800 रुपए भाव चल रहा है। उसमें आपने क्या किया? आपकी किस्मत खराब थी या अच्छी थी कि मिले नहीं? अगर पहले मिल गए तो पहले बेच खा जाते। करेक्ट।
है ना, पहले निकल जाते हैं। डीमेट कराओ, फटाफट डीमेट और भेज दो, नहीं मिले तो बड़े पड़े बढ़ गए। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा ये सोचो, करो जरा, मुझे ट्वीट करो, मैं पढ़ता हूँ थोड़ी देर में। बिल्कुल। जब ये ना सारे स्टॉक्स न्यूज़ वाले आ गए, ये जब स्टॉक्स न्यूज़, तब मैं ट्वीट पढ़ूंगा फिर। चलिए ठीक है, तो ट्वीट करिए, बताइए अनिल जी को कोई अगर आपने की ऐसी सोच है या सोचा है अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए, पर तब तक स्ट्रैटेजी समझें। हाँ बिल्कुल, ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए दीप कि अमेरिका में कमजोरी उतनी हुई जितनी आशंका थी। डाउ फ्यूचर स्टेबल है, थोड़े हरे निशान में, माफ कीजिएगा। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड हमारे लिए न्यूट्रल है, हल्के से सुधर कर आए हैं। कच्चा तेल एकमात्र नेगेटिव है, जिसकी वजह से हमने ग्लोबल संकेत न्यूट्रल रखे हैं। एफआईएस के संकेत थोड़े नेगेटिव साइड पर हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े नेगेटिव है। घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है। सेंटीमेंट मेरा नेगेटिव नहीं हुआ, सिर्फ न्यूट्रल है, और ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो चलिए, एक पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, बट साथ ही एफआईएस के संकेत नेगेटिव है, ये समझना पड़ेगा। बाकी सारे न्यूट्रल ही हैं। बड़े लेवल्स 17,150, 17,225 कल वाली रेंज, ये सपोर्ट जोन है आपका पहला वाला, यहाँ पर नजर रखिए। इसके नीचे जाने के चांसेस कम है, नोट करके रख ले। 17,025, 17,075। ऊपर की तरफ 17,375, 17,450, इस रेंज में खुलकर टाइम पास करेंगे। 17,450 के ऊपर निकलकर अगर बढ़े तो मजबूती बढ़ेगी, तब 475 से 550 की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना है। बैंक निफ्टी 37,950, 38,050 कल का ही सपोर्ट लेवल, ये आपके लिए पहले मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, नोट करके रखिए। बड़ा लेवल 37,625, 37,750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, खरीदारी की जगह बनेगी। ऊपर में 38,400 से 38,550 की रेंज में खुलकर थोड़ा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहेंगे। उसके बाद 38,650 से 38,800 तक जाने की कोशिश हो सकती है। एक चीज़ दीप और जो दिख रही, कल बैंक निफ्टी ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, आज हो सकता है, संभावना पूरी दिखती है कि बैंक निफ्टी आपको थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करे, ये हो सकता है। बैंक निफ्टी में ये सारे लेवल्स हो गए। अब आइए सपोर्ट लेवल निफ्टी के। 17,315 पर आप बंद हुए। 17,300, 225, 175, 150, इसके नीचे की जगह कम है, लेकिन नोट करके रख ले। 17,075, 17,025। ऊपर 325 पे आप बंद हुए तो पहला लेवल 340 का है। उसके बाद 375, 380 के आसपास का बनता है। 400, 450, 475, 500, 525, 550, 450 से 550 की रेंज में हर 25 पॉइंट पर आपके लिए रुकावट की जगह ऊपर है, ट्रेल करते चलें। ठीक है। बैंक निफ्टी 38,275 पे बंद हुआ है। कल आपको याद है, हम बोले तो सही स्टॉप लॉस 38,250 होता है। 250 होता है, करेक्ट, एग्जैक्टली। 38,275 पे एग्जैक्ट वहीं जाकर बंद हुआ है। 38,275 के नीचे जो सपोर्ट है 38,225, 38,175, 38,050 और 37,950, ये लेवल आपने सारे कल देखे, तो कल तक के ये लेवल से इसके नीचे की संभावना कम है, खाली नोट करके रखें। 37,750, 700, 37,625। ठीक है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 38,275 से पहला टारगेट कल के हाई का है 38,400, उसके बाद 38,550, 650, 700, 750, 800, 850। बेसिकली दीप है ना, कंजेशन जोन जो शुरू होता है वो 38,700 से 38,850 की रेंज में, या 650 से 850 की रेंज। ये 200 पॉइंट की रेंज बहुत क्रूशियल है आज बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पर कहीं कहीं जाके अटकेंगे। अब वो अटकेंगे 650 पे या 850 पे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन अटकेंगे इस रेंज में। इस रेंज को पार किया तो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट फिर आपका 39,000 के आसपास का बनता है। ओके। 38,975, 39,050, वो बड़ी लक्ष्मण रेखा है जी। उसको पार करने के लिए आपको ग्लोबली बढ़िया तेजी चाहिए, तब वापस आप 39,000 के ऊपर जाएंगे निफ्टी में। पिछली बार आप 39,750 तक पहुंचे थे, इस बार आप 39,375 से ही घूम गए। ठीक है, तो अब की बार थर्ड लोअर टॉप बनता है, क्या करता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये दो रेंज है जहां पर, तो आज के लिए 38,650, 38,850 वो रेंज है जहां पर फोकस करिए ऊपर की तरफ के लिए। ठीक है सर। कल की गिरावट में एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन तो कम हुई, बट पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया, थोड़ा समझाएं सर। ठीक है, पुट कॉल रेशियो भी 0.96 से 0.98 है, 2 बेसिस पॉइंट बढ़ा, तो कोई ऐसी खास मुझे चिंता वाली बात नहीं है। फिर आपका बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.77 है, कंफर्टेबल है। ओवरसोल्ड तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन कहीं भी इस लेवल का नहीं है। देखो दीप, इस बार है ना, दो चीजें बहुत अच्छी हो रही है गिरावट में। एक तो ये कि लोकल इन्वेस्टर्स का भरोसा पूरा है, बिल्कुल। मतलब अगर आपके मन में यही कि कुछ नहीं वापस ऊपर आ जाएगा, डरने की बात नहीं, तो पहली चीज तो आप क्या करते हो, फिर बेचने की नहीं सोचते जी। फिर आपको लगता है वापस आ, तो फिर दूसरी चीज आप सोचते हो कि अब मैं नीचे में क्या लूं अगर पैसा है तो। करेक्ट, तो वो एक माइंडसेट ही अपने आप में बड़ा काम करती है। एक तो क्या आपका मूड ऐसा कि अरे मैं तो लेके फंस गया, वापस भाव निकलो 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 यार, गलती से ले लिया।
दूसरा एक नहीं वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो लेना ही है और वापस ऊपर आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आना ही है। ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये मार्केट को गिरने नहीं दे रहा। राइट। एक ये इन्वेस्टर्स का। दूसरा, चाहे वो मार्जिन के नियम कड़क किए हों, चाहे ट्रेडर्स का इंटरेस्ट जो 15-200 तक हमने देखा उसके बाद कम हो गया हो, एफएनओ में पोजीशन ही नहीं है आजकल दीप। पहले एफएनओ में 170-180 तक पुट कोरिलेशन हो जाता, तब ओवरबोट होता था। करेक्ट सर। आजकल 135-140 पे ओवरबोट हो जाता है। एग्जैक्टली। एक मुझे याद है, मैंने वो एफएनओ की पाठशाला जो डाली थी ना, उसमें वो 170-180 डाला था। अब कोई पढ़ता होगा बोल 170-180 कभी आता है क्या? 150। अभी तो 140 पे कॉल रेशियो पे मार्केट ओवरबोट हो जाता है। सो 1.1 तो एकदम नॉर्मल हो गया आज, बहुत अच्छा हो गया। सो आई थिंक पोजीशंस बहुत कम है, और जब पोजीशन कम होती है, देखो मार्केट में पैनिक है ना, लीवरेज पोजीशन से मचता है। यस सर। कभी भी डिलीवरी बेचने से पैनिक नहीं मचता। यस करेक्ट। अगर आपकी एफएनओ की पोजीशन जब मार्जिन कॉल्स आते हैं, खट 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 कर ब्रोकर को काटना है, मार्क टू मार्केट डिलीवरी उठा ली, उसमें कौन सा मार्क टू मार्केट लॉस? एग्जैक्टली, वो तो पड़े हुए आपके पास। इसलिए ये एक और बड़ा कारण है कि हम ज्यादा गिरते नहीं ग्लोबल के। एनीवे, सो हम बात करते हैं एफआईज के इंडेक्स लॉन्ग पर पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है। विक्स 9% बढ़ा है कल। ये तो होना ही था, थोड़े तो लाजिए। आप बताएं सर मौजूदा पोजीशंस पर। 17,150 मेरा लेवल है, जो इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। देखो क्लोजिंग बेसिस पे कल जो क्लोज हुई है 17,300 के आसपास, वैसे तो क्लोजिंग बेसिस पे कल आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही गया। अब आपको 150 के आसपास तो थोड़ा 25 पॉइंट का लीवर रखकर 125 पे स्टॉप लॉस रखना है, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। अगर क्लोजिंग में आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 17,300 का भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। या तो 17,300 रख लो या 17,125, जो आपको ठीक लगे। ठीक है। बैंक निफ्टी कल 37,950 का लो बना था, डबल बॉटम जिसे एक तरह से आप कह सकते हैं। अगर आज वो नहीं टूटता है तो वहीं पर उसके थोड़ा नीचे 50 पॉइंट का लेकर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस वही रखिए। जिनको इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस छोटा रखना है, वो आज की नेगेटिव क्लोजिंग पे। तो एक चीज मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, अगर क्लोजिंग बेसिस पे आपको बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, तो अगर आज नेगेटिव क्लोज होता है तो थैंक यू कर दीजिए। ओके। अगर छोटा रखना, और जो ढंग का रख सकते हो उनके लिए स्टॉप लॉस। शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस निकालने में बड़ी तकलीफ हुई, समस्या हुई। तकलीफ मतलब मुश्किल सीधा ना 17,600 के ऊपर पहले कहीं स्टॉप लॉस मिल नहीं रहा, और 300 पॉइंट दूर है। तो क्लोजिंग तो मैंने 17,600 ही रखा कि अगर आप शॉर्ट है खड़े रह सकते हैं। करेक्ट। लेकिन अगर आपको मतलब शॉर्ट एकदम शॉर्ट टर्म के हिसाब से है तो फिर 17,425 का इंट्राडे का रख लीजिए। करेक्ट। आपकी जहां मर्जी आएगा स्टॉप लॉस, शॉर्ट साइड पे स्टॉप लॉस दूर ही आ रहा है। राइट सर। आपको जहां ठीक लगे कि यहाँ मुझे इतनी रिस्क रखनी है, जहां मैं छूट देता हूँ, आपकी मर्जी आए वहां रख लीजिए। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 38,550 है, क्लोजिंग 38,700 है। यहाँ भी स्टॉप लॉस 39,050 आधा सीधा इंट्राडे क्लोजिंग। अब मैं 700 पॉइंट दूर का क्या स्टॉप लॉस दूं? करेक्ट। इसलिए यहाँ पे भी मैं आपको छूट दे रहा हूँ, आपकी मर्जी आए जो लगेगी। नहीं सीधी बात है, सिचुएशन देखिए। हाँ, मैं पता चला मेरे चक्कर में भरोसे में बैठे रहे 700 पॉइंट और 700 पॉइंट बोले मेरे तो सारी कैपिटल साफ हो गया। नील जी आपने तो बोला था वो स्टॉप लॉस लगाओ। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ स्टॉप लॉस जब आप लगाते हो तो ये मान के चलो वो ट्रिगर होगा और वो नुकसान आपको लेना है। अगर आपने वो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर उतने पैसे आपके पास हैं कि मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर को मुझे चल जाएगा, तो ट्रिगर होगा भी नहीं, लेकिन नहीं सोचा तो पक्का होगा। इस मालूम है रिवर्स साइकोलॉजी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या? जब वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो बड़ा लॉस है, लगाते हैं तो ट्रिगर हो जाता है। अच्छा, लगाते ट्रिगर हो जाता है उसमें तकलीफ नहीं है, लगाते ट्रिगर होता है और जैसे ट्रिगर हो वहां से रिवर्स हो जाता है। और फिर जो उनके टारगेट वापस, तो वो जो डबल तकलीफ है, मतलब आप फेल होकर आपका दोस्त क्लास में फर्स्ट आ गया, ये इस तरह वाली समस्या है। कौन सी तकलीफ बड़ी है? कि स्टॉप लॉस वाली तो छोटी है, बड़ी वो है कि मैं तो सही सोच रहा था, मेरा ध्यान भी सही था, मेरा ही स्टॉप लॉस खाने आया था। ये जो माइंडसेट होते हैं वो बड़ी परेशान करती लोगों को। बहुत सारे हो गए हमारे साथ। ये अगर मैं बोलूंगा भेजो तो लिख के हाँ मेरे साथ ऐसा बहुत होता है मेरे साथ। सो वो लेकिन क्या करेंगे, है स्टॉप लॉस है तो है, लगाना बिल्कुल। ओके, नई पोजीशन निफ्टी खरीदे 17,150 के स्टॉप लॉस के साथ, 350, 400, 450 तीन छोटे लेवल, 475, 500 मीडियम, 525, 550 बेचना है। 450 से मूड बनाना शुरू करें, बेचे 525, 550 तक बेच सकते हैं। 600 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, बेचे भी जरूर, ऊपर में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
दोनों तरफ के मौके बनेंगे आपके लिए। 17,400, 17,380, 360 और 340। 340 नहीं लिखा मैंने, कैसे भूल गया, एक 340 भी डालो, वो तो बनता है, मेरा फेवरेट लेवल है। और 340 360 ही तो है। हाँ बिल्कुल, तो ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आपको करनी है बिक वाली। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदना है। कल के लोस के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर 37,900 का स्टॉप लॉस होगा आपका बैंक निफ्टी में। टारगेट 38,400 और 550 दो छोटे टारगेट है। 650, 700, 750 मीडियम टारगेट है। 800, 850 और 38,975 तक के बड़े टारगेट के लिए बिक वाली खरीदारी करनी है। अब बेचना ट्रिकी है, जैसा मैंने बताया, बेचना तो है बैंक निफ्टी ऊपर में। 38,650, 700 से मूड बनाइए, माहौल देखिए, डाउ फ्यूचर्स देखिए, हमारी स्क्रीन की ताकत देखिए, फिर बेचिए। ऊपर में 38,700 से लेकर 38,850 की रेंज में बेचे। 38,850 के जितना नज़दीक आप बेच पाएंगे उतना बढ़िया बेचने का लिया ये बैंक निफ्टी में। तो वहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर्स को शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस 39,000 के ऊपर का होगा आपका, ठीक है। टारगेट जो बनेंगे 38,650, 38,550 दो छोटे टारगेट, 38,400, 300 मीडियम टारगेट, 38,225, 175, 38,050 और 37,950 ये बड़े टारगेट के लिए करनी है बिक वाली। अंडरस्टूड। चलिए, सारे लेवल्स आपके सामने हैं खरीदारी बिकवाली के। अच्छा, डेटा समझाएं, एफआईएस का जो डेटा आज आपने एफआईएस का डेटा थोड़ा खराब हुआ है इन दिनों में। पहली बार थोड़ा सा ढीला वाला डेटा दिखा है। 550 करोड़ की बिकवाली कैश में है। 1122 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं, 1532 करोड़ के स्टॉक बेचे। तो दीप आज के लिए ना ऊपर में जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी उसके दो कारण बनेंगे। एक थोड़ा बढ़ा हुआ कच्चा तेल जो मनोवैज्ञानिक तौर पर इमीडिएटली हम रिएक्शन ना दें, लेकिन एक दिमाग में रहता है पीछे। और दूसरा एफआईएस के आंकड़े कल के बहुत अच्छे नहीं है। बिल्कुल, तो ये दो चीजें। लेकिन मैं ये समझता हूँ एफआईएस ने हमारे कारणों से नहीं बेचा, बेचा दुनिया भर के कारणों से। और ग्लोबल स्टेबल हो जाएंगे तो वापस लेने भी आ जाएंगे, क्योंकि इनके इंडिया की प्रॉब्लम ऐसा नहीं, हमारी कोई ऐसी खबर जिसकी वजह से बेचा, और ग्लोबल स्टेबल हो गए तो वापस ले लेंगे। तो इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है। लोकल फंड ने थोड़ी सी 150 करोड़ की खरीदारी की है। एफएनओ के लिहाज से अगर आप देखें 17,300 मेक और ब्रेक लेवल है जहां बंद हुए। 17,300 के पुट पर 70 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर लगभग 50 लाख शेयर हैं। तो जब तक आप 17,300 के नीचे ट्रेड नहीं करें कोई चिंता की बात है ही नहीं, आप कमजोर है ही नहीं। ऊपर में 17,500 आपके लिए रुकावट की जगह 78 लाख शेयर कॉल्स में है। तो मुझे लगता है आज के लिए रेंज ब्रॉडली 17,300 17,500 की रेंज को ट्रेड करने की कोशिश निफ्टी करेगा। 17,500 के पार निकल कर टिके तो 50 से 75 पॉइंट की तेजी बनेगी। 17,300 के नीचे गए तो 17,225 के आसपास तक आप जा सकते हैं। 75 पॉइंट इधर, 75 पॉइंट उधर, बट वो लगता नहीं है। सो आई थिंक मेरे लिए 17,300 17,500 की रेंज में आज काम हो जाएगा, ये डेटा दिख रहा है। बैंक निफ्टी 38,000 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 24 लाख शेयर पुट में है। जब तक 38,000 37,900 को ना तोड़े आप कमजोर, फ्रेश है नहीं, जितने हैं उतने तो है ही है और नए नहीं है, ठीक है ना। अब 38,500 हल्की फुल्की रुकावट है, उसके ऊपर खुलकर टिके तो अब अगला लेवल 39,000। तो बैंक निफ्टी में भी बहुत क्लियर है, नीचे 37,900 38,000 सपोर्ट है, ऊपर 38,850 39,000 थैंक यू पॉइंट है। थैंक यू का मतलब हमेशा दे देना है, थैंक यू। धन्यवाद क्या करते, देते हो ना, धन्यवाद लेते हो। आओ मैं आपसे धन्यवाद लेता हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं ना, मैं आपको धन्यवाद है। थैंक यू का मतलब दे देना, हाँ ठीक है सर, थैंक यू कर दो, जाने दो, हो गया ठीक। हम भी जैसे हमारे गेस्ट बैठे होते, कभी गेस्ट को बोलना था तो हम पीसीआर से सर उनको थैंक यू कर दें, मतलब कर दो, अलविदा, जय, डन फॉर द डे, ठीक है सर। चलिए, तो ये हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज की पूरी स्ट्रैटेजी। आइए फिर तब तक आप चेक कर लीजिए सर व्यूअर्स के क्या रिस्पॉन्सेज हैं। तब तक खबरें और बाकी सारे जो एक्शन है, ब्रोकरेज की भी ढेरों रिपोर्टें, ये सारा एक्शन हम हमारी टीम के साथ समझते हैं। अरमान, नुपुर और आशीष हमारे साथ हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग। अरे वाह, क्या सीन है, देखो बढ़िया लग रहा है, रंग बिरंगे कलर। देश में एक चैनल बता दो ऐसा, कोई नहीं, जो त्योहारों को इस तरह से धूमधाम और दिल से उत्साह उमंग के साथ मनाता, चेहरों पे खुशी देखो, मतलब यही तो चीज़ है। त्योहार आते ही इसीलिए ना कि आप में कुछ नई ऊर्जा, नई जोश भरे। नहीं तो रोज वाला ये ना, सुबह बर्थडे के दिन क्या होता है, कुछ अलग थोड़ी होता है, लेकिन आज में स्पेशल फील करते हैं। त्योहारों के दिन हम स्पेशल फील करते हैं। देखो हमारी टीम आज जबरदस्त, क्या बात लग रही है, जोरदार, वाह, लीडरशिप ऐसी नहीं। अरे आइए फिर खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। अरमान, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें। जी, आज कुछ कैश के नतीजे भी आते हुए दिखेंगे, जिसमें मैकडॉल होल्डिंग है, एमएमटीसी, नागार्जुन फर्टिलाइजर, उड़ीसा मिनरल, उनके कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। आईसीसीआई बैंक पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनकी जो एजीएम है वो होती हुई दिखेगी। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन बोर्ड की बैठक है फंड जुटाने पर। पिरामल इंटरप्राइजेज जो डी मर्जर की वजह से
कई BSE इंडेक्स से ये बाहर होने वाला है। एक्स डेट है पिरामल इंटरप्राइजेज में, जो डीमर्जर हुआ है उसके चलते। ग्लोबल में USA का आपको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो अगस्त महीने का डेटा है वो आता हुआ दिखेगा। अब आ जाते हैं खबरों में सबसे पहले M&M पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इनकी सब्सिडरी है उन्होंने जोर ग्रैंड जो इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर है वो लॉन्च कर दिया है, और इसकी जो प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस है, वो 3.6 लाख है। और अगर आप बुकिंग्स देखेंगे तो लगभग 12,000 से अधिक वाहन की ऑलरेडी बुकिंग इसके साथ हो चुकी है। जो जोमेटो के CEO हुए हैं और MD हैं दीपेंद्र गोयल जी का, उनका बयान आता हुआ दिखा है, क्योंकि पहले खबरें थी कि उसको जोमेटो की ब्रांड को रीब्रांडिंग कर दी जाएगी, उनको इटर्नल कर दिया जाएगा। उस पर उनका क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा है कि जोमेटो ऐप की रीब्रांड पर इटर्नल करने की कोई योजना नहीं है। और उसी के साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और ये बताई है कि जोमेटो में किसी की भी भूमिका या जिम्मेदारी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ओके, तो जोमेटो पर रखिए नज़र, कुछ इंटरेस्टिंग बयान आए हैं और काफ़ी सारे और स्टॉक्स भी हैं फोकस में। नुपुर, मॉर्निंग बताएं कौन से खबरें आप लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले डिक्सन पे पॉजिटिव न्यूज़ आई है। जो चाइनीज़ फ़ोन पे सरकार ने अब बयान दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जहां पे चाइनीज़ जो 12,000 के फ़ोन है उन पे कोई बैन आने वाला है, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी आज फोकस में, क्योंकि कंपनी ने SPANV मेडिसर्च में 51% की अपनी हिस्सेदारी खरीदी। 80 करोड़ का ये एक्विजिशन है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 300 बेड्स की है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। IRCTC ने क्लैरिफिकेशन दिया है, जो खबर आई थी उस पर, कि फिलहाल कंपनी को सरकार से OFS की कोई भी जानकारी नहीं मिली है। सारेगामा यहाँ भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। कंपनी ने जो YouTube है उसके साथ YouTube शॉर्ट्स बनाने के लिए करार किया है। जो यूजर्स होंगे वो सारेगामा की जो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है उसके सॉन्ग्स पे आप शॉर्ट्स बना सकेंगे। शिवलिक बायोमेटल कंट्रोल्स भी आज फोकस में, क्योंकि बोनस शेयर्स को लेके अब वहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। 2:1 का ये रेशो है, और साथ ही साथ जो चेयरमैन है उन्हें रीअपॉइंट कर दिया गया। टीटागढ़ वैगन भी आज फोकस में, क्योंकि HDFC म्यूचुअल फंड ने 2.25% से अपनी हिस्सेदारी को घटाया है। जो HDFC म्यूचुअल फंड है अब उनकी हिस्सेदारी 7% हो गई है, जो पहले 9% के आसपास थी। ओपन मार्केट के थ्रू ये ट्रांजैक्शन हुआ था। 25 लाख शेयर्स अब HDFC ने बेच दिए। बल्क डील से BSL इंटरनेशनल भी आज फोकस में, क्योंकि नोमुरा सिंगापुर ने 11 लाख शेयर्स खरीदे 230 के भाव से। और थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज पे भी आज खबर है कि NSE और BSE पे दोनों पे फंड स्मिथ इमर्जिंग इक्विटीज ने अपने कुछ हिस्सेदारी को बेचा है। जो टोटल है वो 6 लाख शेयर्स के आसपास बिके हैं, जो कि 1.1% इक्विटी होती है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें। कई सारी ब्लॉक डील्स भी कल हुई हैं, उसका भी एक्शन आपको आज दिखेगा। पर ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई, इनके बारे में जानते हैं आशीष के साथ FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं हर रोज की तरह आज कौन सी सेक्टोरल रिपोर्ट आप लेकर आए? दीपांशु, आज बैंक्स पर पूरी तरीके से फोकस है। 9 बैंक्स पर रिपोर्ट्स आई मेरे पास। मैक्वारी की तरफ से जो रिपोर्ट्स हैं एक एक करके सभी आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें तो दिग्गज HDFC बैंक यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2005 रुपये का लक्ष्य दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 665 रुपये का लक्ष्य दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने इतना पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि न्यूट्रल की रेटिंग दी, 1860 रुपये का लक्ष्य दिया है, और बिल्कुल 1850 की जो है कल की क्लोजिंग है। ICICI बैंक यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी, 1050 का लक्ष्य है। एक्सिस बैंक भी ज्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 790 रुपए के लक्ष्य के लिए 729 के आसपास चल रहा है। सिटी यूनियन बैंक यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग है। इंडसइंड बैंक आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1400 रुपए का लक्ष्य है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर न्यूट्रल की रेटिंग है, 110 रुपए का लक्ष्य है। और येस बैंक पसंद नहीं आता, क्योंकि अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 16 रुपए पर स्टॉक चल रहा है, और ये टारगेट दे रहे हैं केवल 9 रुपए का। तो बैंक्स, ये आज की सेक्टोरल रिपोर्ट है जहां पर आपको रखना है नजर। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपको काफ़ी हलचल देखने को मिल सकती है। AGM के बाद अगर आप देखें तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई मेरे पास। मैक्वारी की रिपोर्ट सबसे पहले आपको बताता हूँ। इन्होंने कमेंट्री नहीं दी है, लेकिन अंडर परफॉर्म की रेटिंग को इन्होंने बरकरार रखा है। लंबे समय से स्टॉक के ऊपर बेरिश है। 2600 के करीब स्टॉक आ गया, लेकिन अभी तक अपने टारगेट प्राइस को उन्होंने रिवाइज नहीं किया, 2000 रुपये का लक्ष्य दिया है। बाकी अगर आप देखें तो अधिकतर ब्रोकरेज हाउस या तो खरीदारी की राय दे रहे हैं, ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदारी की राय दी है, 2805 रुपये का लक्ष्य दिया है। ये मान रहे कि मौजूदा भाव के हिसाब से देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड इन्हें फेवरेबल नजर आ रहा है। CLSA ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 3180 का लक्ष्य दिया है। इन्हें 5G के जो इनके प्लान्स है वो पसंद आ रहे हैं। साथ में UBS भी देखिए तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, 3150 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाएगा तो आइशर मोटर्स यहाँ पर भी नजर रखिए। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 3292 की क्लोजिंग है, 3900 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और मान रहे कि जो मार्जिन को
को लेकर कंसर्न्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड है, और रॉयल एनफील्ड की जो ग्रोथ है वो भी लौटती हुई नजर आ रही है, तो इसके चलते यहाँ पर फोकस रहेगा। और अंत में JSW स्टील, यहाँ पर नोमिरा देखें तो रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखें 548 के लक्ष्य पे। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज दिखेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और आज आपके लिए गणेशोत्सव पर विशेष हमारी प्लानिंग है। पहले तो ये कि अभी आपको गणेशोत्सव की एक विशेष पिक हमारे आज सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से मिलेगी। पिक ऑफ द डे नहीं होगा, आपको एक पिक मिलेगी, लेकिन इसके अलावा 11 बजे आपके लिए एक बेहद खास शो होगा, मार्केट फ्रेंड गणेशा। मैं और नेहा होंगे, हम आपके लिए ये एक आधा घंटे का शो लेकर आएंगे, वो शो मिस मत कीजिएगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस शो में, समझने को मिलेगा। ये 11 बजे विशेष शो होगा, मार्केट फ्रेंड गणेशा। इसके अलावा 1 बजे हम आपके लिए एक और विशेष शो लेकर आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए लेकर आएगी विघ्नहर्ता शेयर, ऐसे शेयर जो आपके पोर्टफोलियो के दुख दर्द को दूर करेंगे, समृद्धि लाने का काम करेंगे। ये शो भी मिस मत कीजिएगा। तो 2 स्पेशल शोज हैं, और उसके अलावा स्पेशल पिक है विघ्नहर्ता शेयर आपके लिए अभी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो आइए करते हैं उनका स्वागत इस बिगुल के साथ। आप सभी को गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंग बिरंगे कलरों में देखिए, और इंसिडेंटली आज थोड़ा बहुत भले मुदित जी और किरण जी हल्का फुल्का मिलने की कोशिश कर रहे हो, बाकी सबके एकदम कलर बिल्कुल रंग बिरंगे, बिल्कुल अलग तरह के दिख रहे हैं। तो त्योहारों के इस खास मूड माहौल में आप सबका स्वागत है। बंसल जी करिए शुभ शुरुआत। वाह, आज तो पूरे ग्रीन में भी हैं बंसल जी, क्या बात है। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आज सुबह के 2 मिनट तो मेरे और कुणाल जी के लिए रिजर्व कर दीजिए। अनिल जी पहले तो ऑन लाइटर नोट अभी मैं आपका सुन रहा था अनिल जी, थैंक यू आप कह रहे थे ना थैंक यू करते हैं, तो अनिल जी हमारे पंजाब में अनिल जी थैंक यू का मतलब कुछ और होता है। मैं कुछ साल पहले अनिल जी गया था, तो मैंने पूछा वो अंकल जी कैसे हैं, तो मुझे रिप्लाई मिला उनका तो थैंक यू हो गया। तो अनिल जी ऑन लाइटर नोट हर जगह पर थैंक यू के अलग अलग मतलब होते हैं अनिल जी। अरे वो मतलब कोई ऐसा खराब शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए हल्के फुल्के में अपना थैंक यू वाला छोटा मोटा वाला ही है, उतना लंबा वाला नहीं है, वो मत सोचिए। जी जी बताइए। बंसल जी भी कहाँ से कोऑर्डिनेशन बना ले आए। करूंगा आज हमारा जो विघ्नहर्ता शेयर अनिल जी। जी जी अनिल जी, जो विघ्नहर्ता शेयर है मेरा और कुणाल जी का एक ही है, ज्वाइंट है अनिल जी। उससे पहले अगर आप ध्यान दें तो जब कोविड चरम सीमा पे था तब मैंने अनिल जी हाईलाइट किया था कि Z5 के प्रोमो में आपकी फोटो चलती है अनिल जी, शायद तब आपने भी नहीं देखा था अनिल जी, अगर आप रिकलेक्ट कर पाए तो। जी 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 बात हुई थी, राइट, हाँ है ना। तो अनिल जी कल मैं और कुणाल जी अनिल जी हमारे फेवरेट कैफेटेरिया में बैठे थे, चाय पी रहे थे अनिल जी, तो वहां हम अनिल जी ऐसे ही सर्फिंग कर रहे थे लैपटॉप के ऊपर, तो जी मीडिया की हमने वेबसाइट खोली, तो वहां पर भी अनिल जी बड़ी बड़ी आपकी फोटो दिख रही थी, सिर्फ आपकी बड़ी बड़ी फोटो थी सबसे बड़ी। तो इस पे कुणाल जी भी कुछ ऐड करना चाहेंगे अनिल जी, और ये हकीकत है, शायद आपने भी ये चीज नोट नहीं करी होगी। जब हमने देखा तो कुणाल जी ने दो बार पूछा ये जी मीडिया की वेबसाइट है कि जी बिजनेस की वेबसाइट है। तो ओवर टू यू कुणाल जी। अरे बंसल जी ये सब एम्ब्रेसिंग है, ये रहने जी, आप तो विघ्नहर्ता शेयर बताइए जी। देखिए अनिल जी आप एम्बैरेसिंग की बात कर रहे हैं, तो अनिल जी एक चीज और ऐड करूंगा अनिल जी। देखिए आज सब बहुत हो गया, रिलायंस की बात करी अनिल जी, 5G की बात हो रही है रिलायंस के। जी जी नहीं अनिल जी एक चीज अनिल जी ऐड करूंगा अनिल जी, देखिए दिल से अनिल जी 5G की बात हो रही है, तो अनिल जी 5G पे आदमी देखेगा क्या, नेटफ्लिक्स देखेगा, OTT प्लेटफॉर्म देखेगा। रिसेंटली अनिल जी मैंने आपको दोरंगी अनिल जी रिकमेंड किया था, गलत नहीं कह रहा अनिल जी, और अभी रिसेंटली मैं डेली क्राइम्स का अनिल जी शो देख रहा हूँ, तो वहां पर DCP जो होती है अनिल जी अपनी मतलब कि इनर कॉन्शियस को देखते हुए अपने सुपीरियर के अनिल जी आदेश को नजरअंदाज कर देती हैं। तो अनिल जी मुझे वो दिन 2018 का याद आया जब एक स्टॉक पिक को लेकर चर्चा हो रही थी, मैंने बोला काफी दबाव आ रहा है, और आपको भी अनिल जी ऊपर से फोन आया था कि स्टॉक को हाईलाइट कर दो। तो अनिल जी आपको चाहे एम्बैरेसिंग लगे चाहे कुछ लगे अनिल जी ये हकीकत है। तो अगर आप किसी से भी पूछ रहे अनिल जी डेली क्राइम्स में ये चीज हुई है, तो आप ही को अनिल जी आप ही को याद कर रहा था उस समय में। चलिए बढ़िया है, आपने भी अनिल जी उस समय उस स्टॉक को हाईलाइट नहीं किया था अनिल जी। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, जहाँ
जहाँ पता होता है हमें कि कहीं कुछ गलत है तो वो तो हम ध्यान रखने की कोशिश करते ही हैं। और मैं आपको बताऊं कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमने हमारी रिसर्च टीम में इंटरनली कुछ स्टॉक्स की बैन लिस्ट बना रखी है। बिल्कुल, जहाँ पर हमें लगता है कि जहाँ हमें ऑब्वियस रीजंस पता हैं, बिल्कुल कोई रीजन से कि जहाँ कोई एक्शन हुए हों रेगुलेटर्स के, या जहाँ कोई प्रोमोटर्स को लेकर थोड़ा संदेह हो किसी, तो हम उन स्टॉक्स को कवर नहीं करते हैं, रिकमेंड तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, न कोशिश करते हैं कि कोई और करे। एनीवे, जी बंसल जी बताइए, आपके 2 मिनट की जगह आप आशिम मदान जी की जगह 8 मिनट ले चुके हैं, बताएं सर। अनिल जी देखिए, हमारा जो विघन हरता शेयर है वो है मारुति। अनिल जी एकदम बढ़िया टेक्निकल पैटर्न है, ऑटोज पर मैं और कुणाल जी शुरू से ही बुलिश हैं, और नीचे पे 120 के अराउंड निफ्टी ऑटो का ETF भी रिकमेंड किया था, और ऑटो की रैली को लीड किया था मारुति ने। एक रैली के बाद 8100 8200 पे जब हमने रिकमेंड किया था, साइडवेज हो गया था, दोबारा से एक बड़े अपमूव के लिए तैयार हो रहा है। तो इन स्तरों पे हल्की फुल्की करेक्शन पे मारुति को खरीदना है, और ये हमारा जॉइंट पिक है। ओवर टू यू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सबसे पहले आपको सुप्रभात और दीपांशु को सुप्रभात, और अनिल जी गणेश चतुर्थी की अनेकों शुभकामनाएं। अनिल जी देखिए, बंसल जी ने आपको बहुत एम्बेरेस किया। अनिल जी मैं थोड़ा कम करता हूं। अनिल जी देखिए, आज आप इस कुर्ते में बिल्कुल वैसे ही जच रहे हैं जैसे मुझे लगता है कि जब आप शादी के लिए गए होंगे तो जैसे जचे होंगे, बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं अनिल जी। वो याद करना जरूरी है अभी। अच्छा खासा चल रहा है सब कुछ। अरे जी ये तो बताइए, सही बोल रहा हूँ या गलत? 100 आपने आज तक कब गलत बोला बताइए? अनिल जी 1-2 बार गलत बोला था बॉम्बे में, उसके अलावा नहीं बोला अनिल जी। मुझे तो नहीं बोला ना, वो तो सिमी जी को बोला, राइट? चलिए बढ़िया है, बताएं सर मारुति के बारे में। अनिल जी देखिए, मैं और राकेश जी तो लगातार ऑटोस पर बुलिश हैं। मारुति की चर्चा हम लोगों ने पहले भी की, और आज इत्तफाकन हमारी जॉइंट कॉल है। तो अनिल जी मारुति को खरीद करके चलें। यहाँ पर बहुत छोटा स्टॉप लॉस नहीं, बड़ा स्टॉप लॉस दे रहे हैं, क्योंकि टारगेट भी बहुत बड़ा है। 5 डिजिट्स का टारगेट है। 10,000 रुपए के लक्ष्य के लिए मारुति को बाय करें, और 8300 पर एक स्टॉप लॉस रखें। मारुति है हमारी विघ्नहर्ता पिक। ओके, मारुति है ये आपके लिए विघ्नहर्ता पिक, कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर आपका विघ्नहर्ता शेयर। जी सुप्रभात दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा विघ्नहर्ता स्क्रिप्ट है टाइटन बाय करने की सलाह है। वैसे भी कंजम्पशन थीम बहुत अच्छी चल रही है। ये स्टॉक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम करता नजर आ रहा है, और कल परसों मार्केट जब गिरे थे इसमें बिल्कुल वीकनेस देखने को नहीं मिली, बल्कि नीचे से गैप को खुलते हुए हम वापस डे एंड हाई पे क्लोज करते नजर आए। तो 2490 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा पहला टारगेट 2700 होगा, जो कि ये 10 दिन है गणपति के, उसी दरमियान देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाइटन खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से। मुझे जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, विघ्नहर्ता स्टॉक हमने चुना है आईटीसी को खरीद के चलेंगे 345 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 290 का। स्टॉक में जो अच्छी चीज नजर आती है, एक अपमूव के बाद स्टॉक कंसोलिडेट होता है विद पॉजिटिव बाइस। और हमने कल के सेशन में देखा था, जहाँ इतना मार्केट में करेक्शन था, लेकिन स्टॉक अपने हाइस को होल्ड कर पाया और ऑलमोस्ट डे हाइस के पास ही क्लोज होता हुआ नजर आया। बाइस पूरी तरह से पॉजिटिव है। 345 तक के टारगेट्स आईटीसी में नजर आएंगे, खरीद के चलेंगे 290 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, आईटीसी में करें खरीदारी, बड़े टारगेट्स 345 के। अविनाशी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका विघ्नहर्ता शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा जो विघ्नहर्ता शेयर है वो कोल इंडिया रहेगा। हमको कोल इंडिया इसलिए पसंद है क्योंकि हाल ही में ग्लोबली कोल के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे पहुंचे हैं, और हमको लग रहा है कि इसका बेनिफिट कंपनी को जरूर मिलेगा। इनफैक्ट इस साल दैट इज FY23 के लिए अनिल जी हमको लग रहा है कि करीबन 46 रुपए की अर्निंग आएगी, और ऑलरेडी स्टॉक एक 7% डिविडेंड यील्ड पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से FY23 में होपफुली अगर डिविडेंड पे आउट भी ज्यादा होता है तो ये डिविडेंड यील्ड करीबन 9 से 10% होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में है, और मुझे लग रहा है कि अभी काफी स्लगिशनेस पीरियड के बाद कोल के प्राइसेस कीमतें बढ़ने से डेफिनेटली इसमें बढ़ोतरी होने की पोटेंशियल है। तो इस लेवल पे खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है 280 290 अगले 8 से 12 महीने में टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये मेरी तरफ से शेयर। तो कोल इंडिया है
अविनाश जी की पसंद का शेयर। आइए सुमित जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार अनिल जी, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भगवान जी से, गणेश जी से यही प्रार्थना होगी कि सबके विघ्न दूर हो, सबके जीवन में खुशहाली आए और हम जो स्टॉक रिकमेंड करें उससे पोर्टफोलियो में हरियाली आए। तो इसी के साथ अनिल जी विघ्नहर्ता शेयर जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है वो एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा आने वाले दिनों के अंदर। एशियन पेंट वैसे भी एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। 3340 के आसपास एशियन पेंट्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ये पोर्टफोलियो पिक है। नीचे के अंदर इसमें ट्रेडिंग के लिहाज से अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 3240 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। जो पोजिशनल तौर पे लेते हैं वो एवरेज करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो 3240 3230 के आसपास नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर के अंदर 3480 3550 ये दो टारगेट आने वाले कुछ महीनों में एशियन पेंट्स में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। 3230 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 3480 3550 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपकी पसंद का शेयर एशियन पेंट्स। आइए वागले साहब भी हैं तैयार। वागले साहब स्वागत है आपका, बताएं सर विघ्नहर्ता शेयर। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मेरी तरफ से सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। मेरा विघ्नहर्ता शेयर होगा एस्कॉर्ट्स, जिसमें एक कल बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। ये पोजिशनल कॉल है, ना कि आज के लिए। 1943 का बंद है। आपको एक 20-30 रुपए की रेंज में खरीदना है। अगर नीचे मिलता है तो ऐड करना है। 1875 का स्टॉप लॉस है। 1 से 2 हफ्ते के व्यू से मुझे लगता है ये 2100 के आसपास जाना चाहिए। 2 से 3 हफ्ते का व्यू पकड़ लीजिए। बड़े स्टॉक्स ही आपके फोकस में है। मारुति एस्कॉर्ट्स ऑटो स्पेस से, टाइटन आईटीसी एशियन पेंट्स कंजम्पशन स्पेस से, एंड ऑफ कोर्स कोल इंडिया जिस पर आपको रखनी है नजर। ये काउंटर भी आपको एक्शन में दिखने वाला है। आइए कुछ और काउंटर्स जो आज फोकस में रहेंगे खबरों के दम पर। डिक्सन टेक, इस पर रखिएगा नजर, क्योंकि फिलहाल एक्सक्लूसिवली हमसे बात करते हुए राजीव चंद्रशेखर साहब ने कहा है कि चाइनीज फोन पर बैन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्पेशली जो बात चल रही थी 12,000 के नीचे के फोन्स पर बैन लग सकता है। अविनाश जी, डिक्सन टेक पर कोई राय? थोड़ी पिटाई हुई थी जब ऐसी खबरें फैली थी, बट फिलहाल के लिए तो लग रहा है ऐसा कुछ होने नहीं वाला है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज में जो गिरावट आई है, मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो के लिए खरीदने का मौका है। अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है और जिस प्रकार से ये नए प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज FY 23 और 24 में कम से कम 20-25% की अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे हाई प्राइस स्टॉक्स के लिए अर्निंग्स ग्रोथ का मोमेंटम काफ़ी अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करें और मेरे ख्याल से फ्रेश निवेश भी अगर किसी को करना है, कोई अगर स्टॉक में थोड़ी बहुत अगर कमजोरी दिखती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। तो डिक्सन टेक पर रखिए नजर। एक बार जरा चार्ट चेक भी ले लिया जाए। कुणाल जी एक बार जरा चार्ट्स देखें। 4000 से ज्यादा दूर नहीं डिक्सन टेक, हालांकि कल ऑफ कोर्स थोड़ा गिरा जरूर था। देखिए एक कंजेशन जोन दिखाई देता है चार्ट पर दीपांशु 4200 4200 के आसपास, और हमने देखा है कि स्टॉक में कुछ कमजोरी 4200 के लेवल से आती हुई दिखाई पड़ी है। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करें। ओवरऑल मुझे लगता है कि इसके लिए द वर्स्ट इज ओवर, लेकिन 4200 का ब्रेकआउट जब तक चार्ट पर ना आए तब तक खरीदारी की राय नहीं है। तो वेट एंड वॉच करें। 4200 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो खरीदारी की राय हो। तो यह है आपके लिए डिक्सन पर राय।